स्टूडेंट बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का अध्याय 2 राजा एवं उनके राज। ये काफी आसान चैप्टर है, आपको एक बार रीडिंग कर लेना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर यहाँ पर है, ये आपको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है, आपके पास बुक होगा उसको रीड कर लेना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आंसर जो है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मिलान कराने वाला है, चैप्टर है जोड़ा बनाओ। तो हम लोग जोड़ा यहाँ पर बना देंगे। देखिए जोड़ा बनाने के लिए गुर्जर प्रतिहार है, तो ये गुर्जर प्रतिहार कहाँ का, ये मतलब क्या कौन से राज्य का राज, यहाँ पे देखो गुजरात एवं राजस्थान हो जाएगा, आपको मिला लेना। राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट तो हो जाएगा पश्चिमी दक्कन, हो जाएगा पश्चिमी दक्कन। उसके बाद देखिए पाल हो जाएगा बंगाल का। उसके बाद देखिए यहाँ पर चोल हो जाएगा तमिलनाडु का, तमिलनाडु हम लोग ऐसे मिला दिए। ठीक है, तो आपको भी इस तरह मिला लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे लोगों, मतलब क्या लगे तीन पक्षों कौन कौन थे। तो हम लोग तीन पक्ष इसका देख लेते हैं कौन कौन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन थे। तो देखिए यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे यहाँ पर तीनों पक्ष, तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों पक्ष मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे हुए थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम लोग देखते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए क्या आवश्यक शर्त क्या थी। तो यहाँ देखिए चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति के सदस्य बनने के लिए निम्न शर्त आवश्यकता थी। यहाँ देखिए 1 नंबर में, तो पॉइंट बाय पॉइंट ही आपको लिखना है। उसके बाद देखिए सभा की सदस्यता के इच्छुक लोगों में ऐसी भूमि की स्वामी होना चाहिए जहां भूजस्व मतलब राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होना चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो पॉइंट बाय पॉइंट आपको ऐसे लिख देना। ठीक है, ये स्टेंजा में कम से कम लिखने का प्रयास करना। इसमें देखिए मैंने कि आंसर ये सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में लेने का इसमें मैंने ट्राई किया कि मतलब क्या आपको पढ़ने, एक बार आप बना लोगे क्वेश्चन, उसके बाद 3-4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, याद करने आपको अलग से नहीं पड़ेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, चहमानों को नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख नगर कौन थे। चहमानों के नियंत्रण में आने वाले दो, कन्नौज बनारस और इंद्रप्रस्थ प्रयाग, ऐसे लिख देंगे। दो प्रमुख नगर यही था, तो आप ये दोनों लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 में आइए समझे, ये क्वेश्चन आंसर है। तो कह रहे राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। तो राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। राष्ट्रकूट जो थे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी में के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक डंटी दुर्ग ने चालुक्यों के अधीनता से इनकार कर दिया। बाद में चालुक्यों को उसने हराया और अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की। तो इसीलिए मतलब राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, तो इस तरह आपको सिंपल लैंग्वेज में लिख देना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया। तो नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए निम्न कार्य किए। तो नए, यहाँ पे देखिए राजा लोग नए राजवंशों को अपने मातहंत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे, या मातहंत आप सामंत लिख देना। उसके बाद देखिए अधिक पॉइंट 2 में, अधिक सत्ता एवं संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आपको महासामंत, मांडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने 3 नंबर पॉइंट में, कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। उसके बाद उद्यमी परिवार के पुरुष अपनी यहाँ पर राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। तो मतलब क्या नई स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया, ये 4 पॉइंट में आपको बता देना है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 में, तमिल क्षेत्र में किस तरह सिंचाई की व्यवस्था का विकास हुआ। तमिल क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था निम्न प्रकार हुआ। तो देखिए हमेशा जो ज्यादातर आंसर मैंने यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट में ही लिया है। तो यहाँ देखिए प्राकृतिक झीलों से सिंचाई की व्यवस्था की गई, अनेक नहरों को निर्मित किया गया, तो अनेक नहरों का निर्मित किया गया। उसके बाद देखिए कई तालाबों एवं हौजों को निर्मित किया गया। उसके बाद अनेक क्षेत्रों में नए कुएं खुदाए गए। तो ये 4 पॉइंट में आपको लिख देना है, तमिल क्षेत्रों किस तरह सिंचाई की व्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। चोल मंदिरों के साथ निम्न गतिविधियां जुड़ी हुई थी। तो आपको ऐसे लिखना है पॉइंट बाय पॉइंट में ये भी। तो 1 नंबर पॉइंट में चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों को केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों एवं अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। यहाँ मंदिरों के लिए काम करने वाले पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, यहाँ पर मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि प्रमुख थे। उसके बाद देखिए मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के केंद्र नहीं था, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। तो ऐसे ही आपको लिख देना कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। ये सब गतिविधियां चोल मंदिर के साथ जुड़ी हुई थी। ऐसे 5 पॉइंट में मैंने आपको बता दिया। आपको भी कोशिश करना कि पॉइंट बाय पॉइंट ही आंसर को लिखना है, ठीक है। फेयर कॉपी आप ऐसे तैयार कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आइए विचार कीजिए। ये भी बहुत मतलब कि यहाँ पे देखिए आसान है। उसके बाद देखिए मानचित्र 1 को दोबारा देखिए, आपके बुक में होगा मानचित्र 1, उसको देखना और तलाश करें जिस प्रांत में आप रहते हैं उसमें कोई पुरानी राजशाही राजाओं थी या नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए कि मतलब क्या आप जिस राज्य में रहते हैं, जैसे कि मतलब जैसे आप अंग महाजनपद में रहते होंगे, कहीं पर भी रहते होंगे, जैसे बिहार में मगध के क्षेत्र में रहते हैं, तो अपने आसपास में देखना है। और उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, आप अपने अनुसार आप जहाँ के होंगे, जैसे बिहार के हैं या कोई भी और राज्य के होंगे, जैसे मानचित्र ये आपको खुद से बनाना है। मानचित्र 1 का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जिस हम राज्य में रहते हैं इंद्रप्रस्थ नामक राजशाही स्थापित, जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए अगर आप मुंगेर के आसपास रहते होंगे तो अंग महाजनपद हुआ, उसके बाद मगध में हुआ, कोई भी राजशाही मतलब क्या क्षेत्र में पड़ता होगा। जैसे हुआ मिथिला, तो मिथिला भी मतलब आप दरभंगा के एरिया के होंगे तो वहां पर भी अलग होगा राजशाही। तो आप मतलब निकाल सकते हो, आप गूगल भी कर सकते हो आप इसके लिए, ठीक है। वो उस जो यहाँ पर मानचित्र दिया हुआ उसमें होगा, आप वहां पे देख सकते हो ध्यान से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर नाम दिया गया, आप लिख सकते हो ऐसे। यहाँ देखिए इसमें अतिरिक्त अन्य राजवंशी वहां पर जो दिया हुआ है इस, तो यहाँ पर देखिए गुर्जर, प्रतिहार, पाल, उत्कल, पूर्वी चंपा, चालुक्य। उसके बाद देखिए यहाँ पर राष्ट्रकूट, चोल, चेर, पांडे, ये सब दिया हुआ। जैसे गुजरात हुआ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार हुआ, ऐसे लिख सकते हो। पाल वंश भी बिहार बंगाल में इसका शासन रहा था, प्रांत का नाम, ठीक है। हम लोग अगर आप बिहार से हैं तो बिहार से, मैं भी ऐसे बिहार से ही हूँ तो ऐसे आप लिख सकते हो। उसके बाद उत्कल हुआ उड़ीसा। उसके बाद देखिए पूर्वी चालुक्य हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश, राष्ट्रकूट महाराष्ट्र या उत्तरी कर्नाटक, चोल तो तमिलनाडु, चेर तो केरल, उसके बाद पांडे तो हुआ दक्षिणी तमिलनाडु। तो ऐसे लिख सकते हो, आप जिस भी एरिया को होंगे आप भर देना ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जिस तरह पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उसी तरह उत्तर मेरु के चुनाव किस तरह अलग थे। तो वर्तमान समय में पंचायत चुनाव, उत्तर मेरु चुनाव में अंतर देखिए। वर्तमान समय में पंचायत चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का चुनाव होता है। उसके बाद मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार को मत देता है। तो यहाँ देखिए इसके मतलब क्या, इसके उत्तर मेरु के जो चुनाव हो रहे थे उसमें कैसे भिन्न था, मतलब अंतर। तो एक तरफ इधर लिखेंगे एक तरफ। उसके बाद देखिए लॉटरी पद्धति द्वारा विभिन्न समितियों का सदस्य चुने जाते थे लॉटरी के माध्यम से यहाँ पर। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट में चुनाव पूर्ण रूप से प्रत्याशियों के भाग पर निर्भर करता था। या मनपसंद हम लोग चुन सकते हैं या प्रत्याशियों के भाग पर निर्भर करता था, ठीक है। ये 10 नंबर हो गया। आप देखिए आगे तो 11 नंबर देखिए, आइए करके देखें। आगे देखिए इस तरह दिखलाए कि हाँ कि मंदिरों से अपने आसपास के किसी मौजूद मंदिर की तुलना करें और जो समानता है और अंतर आप देख पाते हैं इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिरों से अपने आसपास किस मतलब इस जो अध्याय आप पढ़े होंगे उसमें मौजूदा जो मंदिर है आसपास में उससे समानता और विभिन्नता अंतर आप देख पाते हैं, उन्हें बताएं। देखिए असमानता, इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिर जैसे द्राविड़ शैली के स्थापत्य कला द्वारा निर्मित है, लेकिन वर्तमान मंदिर अधिकांश मंदिर बेसर शैली स्थापत्य कला द्वारा निर्मित है। बेसर शैली में द्रविड़ एवं नागर शैली में सम्मिश्रण होता है। समानता देखिए यह दोनों मंदिर में समानता है कि इन दोनों मंदिर में गर्भगृह में ही मूर्ति स्थित होती है, मतलब अंदर के रूम में जो होगा मूर्ति स्थित होगा। जैसे मंदिर है तो अंदर में यहाँ पर है तो यहीं पर ही मूर्ति स्थित
होगा। सभी मंदिर में ऐसे ही होता है, तो ये समानता, विभिन्नता यहाँ आपको लिख देना। उसके बाद देखिए 12 नंबर, आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में जानकारी हासिल करें। क्या ये नकद के रूप में है या वस्तु के रूप में या श्रम सेवाओं के रूप में, आप उसको लिखेंगे। देखिए वर्तमान समय में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, जिसको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, के रूप में वसूले जाते हैं। प्रत्यक्ष कर के रूप में आयकर मतलब इनकम टैक्स, संपत्ति कर हुआ जैसे प्रॉपर्टी कर टैक्स, उत्तराधिकारी कर और भी बहुत सारे मृत्यु कर हुआ। उसके बाद देखिए आदि जो भी लिया जाता है। और प्रत्यक्ष कर के रूप में यहाँ पर देखिए उत्पादन शुल्क, बिक्री कर आदि लिए जाते हैं। जीएसटी हुआ या मतलब क्या स्टैंप ड्यूटी जो भी हो, बहुत सारा चीज अभी भी लगता है इस पे। उसके बाद देखिए वर्तमान समय में सभी कर नगद एवं चेक द्वारा जमा किए जाते हैं। जैसे टैक्स फाइल किया जाता है सीए के माध्यम से, किसी भी कर का भुगतान वस्तु के रूप में अथवा श्रम के रूप में नहीं लिया जाता है। तो मतलब कि जो पैसे के रूप में ही टैक्स लिया जाता है, समझ गए।